हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज का अपना टॉपिक है क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, जो 5 चैप्टर्स हैं, इन पांचों चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। बच्चों, अगर साइंस में सबसे टिपिकल और हार्ड पार्ट कोई है तो वो आता है फिजिक्स का। तो इससे एनुअल एग्ज़ाम्स के हिसाब से और आपके तैयारी के हिसाब से ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए शुरू से एंड तक और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बच्चों, इस वीडियो में 5 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। एक तो है मोशन वाला, गति। एक है बल और गति के नियम यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन वाला। फोर्थ चैप्टर है कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। एंड फिफ्थ चैप्टर है साउंड, ध्वनि। तो हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन है। इस प्रकार से इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है गति चैप्टर का, व्हाट इज मोशन, गति क्या है। तो बच्चों, गति क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंज इन पोजीशन गति कहलाती है। तो स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? चेंज इन पोजीशन मोशन कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है एक समान गति का क्या अर्थ है? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान गति का मतलब होता है कि एक जो गिवन टाइम है, एक इक्वल टाइम के अंदर कोई इक्वल डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त करी जाती है, तय की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, समान समय में समान दूरी। तो इसका आंसर हो गया ए। थर्ड क्वेश्चन है वेग का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों, वेलोसिटी या वेग की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर हो गया बी, मीटर प्रति सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है त्वरण क्या है? व्हाट इज एस्केलरेशन। तो एस्केलरेशन बच्चों, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो इसका आंसर हो गया ए। फिफ्थ क्वेश्चन है दूरी और समय ग्राफ की ढाल। जैसे ये टाइम एंड डिस्टेंस का जो ग्राफ है, इसकी ये ढाल क्या कहलाती है? तो बच्चों, ये इसकी जो स्लोप है, ये स्लोप क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट के चाल या स्पीड कहलाता है। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6 है असमान गति का उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो असमान गति का मतलब है कि इसमें उदाहरण दे रखा है ना। असमान गति का मतलब क्या होता है कि कोई टाइम के अनुसार उसकी किसी ऑब्जेक्ट की जो रेट ऑफ मोशन है वो ऊपर नीचे होती है, चेंज होती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? असमान गति। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कार का त्वरण। क्योंकि बच्चों कार क्या है कि एक कभी स्पीड उसकी ज़्यादा, कभी स्पीड उसकी कम। अब यहाँ ट्रेन की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन के साथ में इसने लिख दिया एक समान चाल, इसलिए इसमें क्या आएगा? ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं होगा। फिर है सी, पंखे की गति। तो बच्चों पंखा है वो क्या होता है? एक समान गति से ही चलता है जब तक कि अपन उसको एक बार किसी भी स्पीड के ऊपर अपन सेट करके छोड़ देते हैं तो उसी स्पीड से चलता रहता है। साइकिल की स्थिर चाल, यहाँ पे इसने एक वर्ड डाल दिया स्थिर, तो इसका मतलब है ये आंसर भी इसका नहीं होगा। लेकिन कार का त्वरण, त्वरण का मतलब भी चेंज इन मोशन होता है, तो इसलिए ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7,
चाल का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? तो स्पीड का होता है बच्चों दूरी बटा समय। तो आंसर हो गया बी, दूरी बटा समय। क्वेश्चन नंबर 8 है वेग समय ग्राफ, जो वेलोसिटी एंड टाइम है उसकी स्लोप क्या कहलाता है? तो जैसे ये क्या हो गया, टाइम हो गया, ये उसकी वेलोसिटी हो गई, और इसका जो स्लोप क्या कहलाता है? तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करेगा एस्केलेरेशन को, त्वरण को। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो और हम जानते हैं जो एस्केलेरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन मोशन अकॉर्डिंग टू टाइम। तो वो एस्केलेरेशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया, एस्केलेरेशन या त्वरण। क्वेश्चन नंबर 9 है जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो उसका त्वरण क्या होता है? कोई वस्तु अगर स्थिर है, एक जगह पे स्थिर है, तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण तो बच्चों चेंज इन मोशन होता है, लेकिन अब वो स्थिर है, इसका मतलब उसमें मोशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया ए, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है गति के समीकरण कितने हैं? तो गति के समीकरण हमने देखे हैं, गति के समीकरण कितने हैं? 3। तो आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 11 है गति का पहला समीकरण क्या है? तो बच्चों गति का जो पहला समीकरण है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे इसमें ये तो पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, और ये तीसरा समीकरण हो गया। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12 है औसत चाल की परिभाषा क्या है? औसत चाल, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम। इसका आंसर होता है ए, कुल दूरी बटा कुल समय। क्वेश्चन नंबर 13 एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखो बच्चों यहाँ सर्कुलर मोशन ये हो गया और यूनिफॉर्म दिया हुआ है, तो अगर ये लीनियर या रेखिक गति होती तो इसमें मोशन अगर यूनिफॉर्म होता तो या एक्सेलरेशन 0 हो जाता, लेकिन सर्कुलर है। तो सर्कुलर में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब स्पीड में भी चेंजेस आएगा। तो इसका मतलब होगा एक समान गति में वृत्तीय गति में त्वरण होगा। तो आंसर हो गया ए। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है स्केलर राशि का उदाहरण बताइए। तो स्केलर राशि वो होती है जिसकी डायरेक्शन नॉन नहीं दी हुई हो, केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो इसमें इसका केवल है आंसर बी, चाल। 15 है सदिश राशि, वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीज होती है। तो इसमें कौन सा है आंसर? सी, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बाकी का जो चाल है, दूरी है, समय है, ये सभी क्या है? स्केलर अदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो विस्थापन की एसआई यूनिट होती है बच्चों मीटर, क्योंकि विस्थापन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो लेकिन उसकी एक निश्चित क्या होगी? डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस को हम नापते हैं मीटर के अंदर। तो इसका आंसर हो गया ए, मीटर। 17 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर लौट आए तो विस्थापन क्या होगा? यहाँ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू करता है और यूं घूम घाम के चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में घूम के आके वहीं पे आके रेस्ट करता है। तो इसका मतलब हो गया दोनों इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है उनके बीच के अंदर डिस्टेंस क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसका मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 18 त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एस्केलरेशन? तो एस्केलरेशन की एसआई यूनिट होती है बच्चों
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गति का तीसरा नियम क्या है? तो अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें ये पहला नियम पूछा था, अब यह है तीसरा नियम। तो तीसरा नियम होता है बच्चों वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका आंसर हो गया सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक समान गति में त्वरण का मान क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन? अब यहाँ यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन है, रैखिक गति है। तो रैखिक गति के अंदर अगर एक समान गति हो रही तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे 20 ये रिलेटेड थे आपके चैप्टर मोशन से। अब जो नया चैप्टर है वो है बल और गति के नियम। उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। और इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बल और गति के नियम। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? तो बच्चों बल की परिभाषा होती है गति में परिवर्तन, चेंज इन मोशन। तो इसका पहला आंसर हो गया ए। दूसरा है क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? तो बच्चों एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। महान वैज्ञानिक न्यूटन के नाम के ऊपर इसका एसआई यूनिट रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूटन का पहला जो नियम है वो क्या है? तो वो है वस्तु अपनी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में एनी टाइम रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यानी कि वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगे। तो इसका मतलब वो अगर स्टेट ऑफ इनर्शिया, इसको हम स्टेट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, या जड़त्व का लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जड़त्व क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? तो बच्चों इनर्शिया होता है अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति। जैसे ऊपर बताया है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जिस स्टेट में है उसी स्टेट में एनी टाइम रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेट। आंसर हो गया बी। थर्ड, इसका 5th क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या है? तो दूसरा गति नियम होता है F इज इक्वल टू ma। फोर्स है जो उसके एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संवेग क्या है? व्हाट इज मोमेंटम? तो जो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, द्रव्यमान और वेग का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। 7 नंबर है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो बच्चों यहाँ देखो, एसआई यूनिट निकालने के लिए इसमें हम देखते हैं मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम से। और इसकी वेलोसिटी होती है, प्रोडक्ट वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है? थर्ड लॉ क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया करता है। यानी एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड
अपोजिट रिएक्शन होता है तो ये क्या कहलाता है, गति का तीसरा नियम। यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, या फोर्स इज इक्वल टू मास एंड मास प्रोडक्ट एस्केलेरेशन, तो ये गति का दूसरा नियम है। ये जो बी दिया हुआ है वो गति का तीसरा नियम है। और इसमें जो सी दिया हुआ है, वस्तु स्थिर रहती है, इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर दें कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट रहेगा। तो ये हो गया गति का पहला नियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जड़त्व का उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया? तो जड़त्व का उदाहरण हो गया बच्चों, चलती बस का अचानक रुकना, सडन स्टॉपिंग ऑफ मूविंग बस। क्योंकि जब बस में हम अचानक रुकती है तो हमारा बस से टच होने वाला बॉडी पार्ट तो बस के साथ साथ रुक जाता है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है जैसे सिर है वो अभी भी मोशन में रहता है। तो इस एग्जाम्पल को हम इस एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है? व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो जो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे, यानी कि संवेग हमेशा स्थिर रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है ए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बल का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? तो बच्चों फॉर्मूला और फोर्स तो है F इज इक्वल टू एम प्रोडक्ट ए, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? व्हाट डज इनर्शिया डिपेंड्स? तो बच्चों जड़त्व निर्भर करता है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक गतिमान वस्तु पर संतुलित बल का प्रभाव क्या होता है? तो एक गतिमान वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है रनिंग मूविंग, उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो उसकी मोशन के अंदर तो कोई चेंजेस होगी नहीं, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर स्पीड में चेंज नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज इन द मोशन। क्वेश्चन नंबर 14, असंतुलित बल का प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स? तो असंतुलित बल के कारण कभी बल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा है, कभी कम एग्जर्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके मोशन के अंदर चेंजेस होगा। तो चेंज इन मोशन आंसर ए हो जाएगा अपना। बच्चों ज़्यादातर इस क्वेश्चन मैंने आंसर ए और बी रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और आपको भी आंसर जल्दी से पकड़ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर स्थिति पर लागू होता है? व्हेन डज न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई? तो न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन और रिएक्शन का होता है, तो इसका मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स के एक्शन और रिएक्शन या दो वस्तुओं की क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में लागू होगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, संवेग का परिवर्तन किसके बराबर होता है? व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम इक्वल टू? जो मोमेंटम है, मोमेंटम में चेंज किसके इक्वल होता है? तो मोमेंटम में चेंज होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स और उसके टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि बल इनटू समय, फोर्स इनटू टाइम के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रॉकेट लॉन्चिंग है, उसमें न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है? तो रॉकेट लॉन्चिंग में न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है, क्योंकि रॉकेट का जो लॉन्चिंग है उसमें एक्शन और रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जड़त्व का माप क्या है?
व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया? तो बच्चों इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, द्रव्यमान के ऊपर। तो इसका आंसर हो गया ए, द्रव्यमान, मास। क्वेश्चन नंबर 19, संतुलित बल का उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स? तो बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल क्या है? तो बच्चों मेज, स्थिर मेज पर किताब, बुक ऑन ए स्टेशनरी, गतिमान कार, मूविंग कार, गिरता हुआ पत्थर यानी कि फॉलिंग स्टोन, और उड़ता हुआ पक्षी, फ्लाइंग बर्ड। तो इनमें से अगर देखें तो सब के अंदर जो फोर्स है इन सब में अनबैलेंस लग रहा है, जबकि जो स्थिर मेज के ऊपर जो किताब रखी हुई है उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगा हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन का दूसरा नियम त्वरण से कैसे संबंधित है? तो हाउ इज न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेटेड टू एस्केलरेशन? तो एस्केलरेशन किसके ऊपर कैसे रहता है कि एस्केलरेशन है जो फोर्स के प्रोपोर्शनल रहता है, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ एस्केलरेशन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो गया ए। अब नया चैप्टर है, उस नए चैप्टर में फिर वही 20 क्वेश्चंस हैं, और उस नए चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। पहला है क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण क्या है? व्हाट इज ग्रेविटेशन? तो दो वस्तुओं के बीच का जो आकर्षण बल है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया ए। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? तो बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ? तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वस्तु का भार क्या होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट? तो वस्तु का भार बच्चों क्या होता है? वस्तु के द्रव्यमान और जो गुरुत्वीय त्वरण है mg, इसके बराबर। तो वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भार का ऐसा ही मात्रक, जो ऐसा यूनिट है वेट की, वो क्या होता है? तो ऐसा यूनिट वेट की, क्योंकि इसके साथ जो ऐसा यूनिट है वो किसकी क्या होती है? उसकी न्यूटन ही होती है, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? तो हम कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि उसका वेट है वो वेट बदलता रहता है, किसके अनुसार? जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन है उसके अनुसार। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे अलग हो सकता है, और जुपिटर, मून, मार्स, किसी दूसरे प्लेनेट पे दूसरा हो सकता है। वो उस पर डिपेंड करेगा उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखें तो किसी भी द्रव्यमान या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है? व्हाट इज द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून? तो कितना है?
1/6। इसका आंसर हो गया ए। व्हाट इज फ्री फॉल? मुक्त पतन क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री गिर रहा हो, यानी कि केवल उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा, ओनली ग्रेविटेशनल एस या ग्रेविटेशन या ग्रेविटी के प्रभाव के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। तो फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? व्हाट डज ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन? तो गुरुत्वाकर्षण बल डिपेंड करता है बच्चों द्रव्यमान और दूरी पे, मास एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी दोगुनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो बच्चों अगर दो वस्तुओं के बीच की डिस्टेंस दुगनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो एफ हम जानते हैं G m1 और m2/r² होता है। तो r क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस। अगर दुगनी कर दिया जाए, मान लो पहले डिस्टेंस 1 मीटर थी, अब 2 मीटर कर दी जाए, ऊपर वाले तो जो नंबरेटर में है वो तो सारे के सारे कांस्टेंट है, फिक्स है। चेंज क्या हो रही है? डिस्टेंस। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इट मीन्स जो ऊपर जो नंबरेटर है उसमें अब कितने का भाग चला जाएगा? 4 का। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी का द्रव्यमान कहाँ सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो बच्चों व्हाट डज अर्थ मास इफेक्ट द मोस्ट? कहाँ पे करेगा? अर्थ के सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, वायु के कारण उत्प्लावन बल क्या होगा? तो जो बॉइंट फोर्स है वो एयर के कारण किधर की साइड में लगता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बॉइंट फोर्स है वो एयर हो या फिर मान लो कोई पानी में डुबा रहे हैं तो पानी में सिंक कर रहे हैं, तो पानी के द्वारा भी फोर्स किधर लगेगा? बॉइंट फोर्स हमेशा अपवर्ड लगता है, ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? व्हाट डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट? उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जो बॉइंट फोर्स है ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके वेट के इक्वल होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। 16, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहाँ पे 1/6 है, इसलिए वहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास भी क्या हो जाएगा? वेट भी, मास तो वहाँ कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेट कम हो जाएगा। तो किसके कारण कम होता है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का बल है। किस प्रकार का बल है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है? तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता, फिर भी क्या होता है? फोर्स लगता है और हमें दिखाई भी नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अगर हम अर्थ के सेंटर में चले जाए यहाँ पे, तो बताओ उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान कितना होगा? तो यहाँ पे उसका मान हो जाएगा 0 मीटर/सेकंड स्क्वायर। 19 है, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? बॉइंट फोर्स अब किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट जिसके कारण बॉइंट फोर्स लग रहा है उसकी डेंसिटी पर। इसका मतलब ज़्यादा डेंस है तो बॉइंट फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, और अगर डेंस कम है तो बॉइंट फोर्स भी कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का एसआई मात्रक क्या है? जो एसआई यूनिट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो क्या होगी? मीटर/सेकंड स्क्वायर। सॉरी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर/सेकंड स्क्वायर, लेकिन यह ग्रेविटेशनल है तो इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम
स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट होती है। नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। पहला क्वेश्चन है कार्य की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो बच्चों वर्क होता है जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं एफ बल इंटू विस्थापन फोर्स मल्टीपल बाय डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है कार्य की ऐसा मात्रक, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क होती है जूल। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा। अगर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो उसके द्वारा किया गया वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो वर्क कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बच्चों कार्य का और ऊर्जा का दोनों का एसआई मात्रक एक ही होता है और वो होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 6, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ काइनेटिक क्या कहलाती है, 1/2 mv²। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है उसका सूत्र होता है ई पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन वी कैन से दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो नष्ट हो सकती है न ही उसको क्रिएट बनाया जा सकता है, केवल वह क्या कर सकती है, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9 है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, व्हाट डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है किस पर डिपेंड करेगी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के मास और हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ g तो कांस्टेंट होता है लेकिन ऑब्जेक्ट का मास और उसके हाइट, ये इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 11 है कार्य का मात्रक मान ऋणात्मक कब होगा, सॉरी व्हेन इज द वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हो। तो आंसर है ए। 12 क्वेश्चन है शक्ति की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर। तो बच्चों डेफिनेशन ऑफ पावर है वो होता है कार्य बटा समय। जो पावर है वो वर्क अपॉन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति का मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वाट। 14 नंबर क्वेश्चन है 1 जूल कितने के बराबर होता है, 1 जूल। तो जो 1 जूल होता है 1 न्यूटन फोर्स एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ये करने के लिए जितना वर्क होगा वो 1 जूल होता है। तो क्या हो गया, आंसर ए हो गया। गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो चलती हुई कार
सही है, काइनेटिक एनर्जी है। ऊंचाई पर रखी किताब, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्थिर पत्थर, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तनी हुई कमान, इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर हो गया ए। स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल जैसे हाइट पे रखा हुआ स्टोन, सही है। गतिमान साइकिल नहीं, ये तो काइनेटिक का है। बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर, ये भी काइनेटिक का है। और रनिंग फैन, चलता हुआ पंखा, ये भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। तो अपना आंसर हो गया ए, स्टोन एट ए हाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? व्हाट डज एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू? तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। केवल गतिज ऊर्जा में नहीं, केवल स्थितिज ऊर्जा में, इसमें भी नहीं। ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आंसर हो गया 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वाट कितने के बराबर होता है? तो बच्चों, एक वाट है जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्य का मान शून्य कब होता है? व्हेन इज द वर्क डन जीरो? जब लगने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब वर्क क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? शक्ति का सूत्र क्या है? तो फॉर्मूला ऑफ पावर है बच्चों P इज इक्वल टू W/T, यानी कार्य बराबर, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ये था अपना 20 क्वेश्चन वर्क एंड एनर्जी पे। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, वो है चैप्टर साउंड के ऊपर। क्वेश्चन है, व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? यांत्रिक तरंगे, विद्युत तरंगे नहीं, लाइट वेव्स नहीं, हीट वेव्स नहीं, तो कौन सी है? मैकेनिकल वेव्स। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि का संचरण किसके बिना संभव नहीं है? व्हाट इज साउंड ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट? तो बच्चों, ध्वनि है बिना मीडियम के संचरित ट्रांसमिश नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो गया ए, माध्यम या मीडियम। थर्ड क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? बच्चों, लगता तो अपने को ऐसा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक हवा में होती होगी, बट ऐसा नहीं है। ध्वनि की चाल, जो साउंड है उसकी प्रोपागेशन या स्पीड है, वो हाईएस्ट किस में होता है? सॉलिड्स के अंदर, ठोस के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स? तो बच्चों, साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडिशनल होती है, ना कि ट्रांसवर्स, और ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ना ही स्टेशनरी। तो इसका आंसर हो गया लॉन्गिट्यूडिशनल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है? तो अगर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसकी स्पीड होगी 43 मीटर पर सेकेंड, 22 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एयर का, तो वहाँ हो जाती है 346 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है बच्चों हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, तरंग दैर्ध्य क्या है? व्हाट इज वेवलेंथ? तो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ होती है दो शिखरों के बीच की दूरी। जैसे इस तरीके से अगर कोई साउंड यूं प्रोपागेट हो रही है, तो दो शिखर, भले ही वो अपवर्ड वाले हो या डाउनवर्ड, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? उसका तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो इसका आंसर हो गया ए। व्हाट इज अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड क्या होती है? तो वो जो 3 साउंड होती है, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड होती है जो 20 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड होगी, वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है।
तो 20 यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड होगी वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। तो आंसर हो गया ए। इंफ्रासाउंड, अवध्वनि। अवध्वनि क्या होती है? जो 20 हर्ट्ज से जो बिलो वाली साउंड है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो साउंड है वो क्या कहलाती है? इंफ्रासाउंड या अवध्वनि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की तीव्रता का माप किससे होता है? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड इन? तो ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है बच्चों? तो ध्वनि की जो इंटेंसिटी है वो नापी जाती है डेसिबल के अंदर। तो आंसर है ए। व्हाट इज इको? प्रतिध्वनि क्या होती है? तो प्रतिध्वनि होती है जब किसी बैरियर से टकरा के साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो हमें हमें हमारी आवाज़ वापस सुनाई देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। और इसका आंसर हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको कहलाता है। ध्वनि की चाल का सूत्र क्या होता है? ध्वनि की चाल का सूत्र, द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड? तो स्पीड ऑफ साउंड होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीपल बाय तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 13, मानव द्वारा सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति की सीमा। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड टू ह्यूमन? तो ह्यूमन के अंदर ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच की। तो इसका आंसर भी हो गया ए। ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो जो भी ऊपर आया था क्वेश्चन के ध्वनि की तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? मीडियम की। तो निर्वात वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम का मतलब भी होता है किसी प्रकार का मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस कारण ध्वनि की तरंगे वैक्यूम में नहीं चल सकती, क्योंकि वहाँ पर माध्यम की अनुपस्थिति होती है या फिर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मीडियम होता है। तो इसका भी आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15, अल्ट्रासाउंड का यूज किस में होता है? तो अल्ट्रासाउंड का यूज बच्चों चिकित्सा में जो अपन यूएसजी करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर बेस्ड रहती है। तो इसमें होता है लाइट जनरेट करने में होता है क्या? नहीं। हीट जनरेट करने में इसमें भी नहीं होता है। स्पीड मेजर करने में इसमें भी नहीं होता है। तो किस में होता है? केवल जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक मेडिकल इमेजिंग के अंदर। तो इसका भी आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि का परावर्तन किन सतह पर से सबसे अच्छा होता है? तो बच्चों भले ही लाइट का रिफ्लेक्शन हो या साउंड का रिफ्लेक्शन हो, इन दोनों के ऊपर ही जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल्स हैं वो लागू होते हैं। तो लाइट का रिफ्लेक्शन हार्ड और स्मूथ सरफेस के ऊपर सर्वाधिक होता है, तो ऐसे ही साउंड का रिफ्लेक्शन भी हार्ड और स्मूथ सरफेस के ऊपर ही होगा। तो इसका भी आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? व्हाट डज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन? साउंड की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? साउंड की इंटेंसिटी ऑब्जेक्ट के एम्पलीट्यूड और उसके बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि टाइम के ऊपर। तो उसका आयाम और दूरी, एम्पलीट्यूड एंड डिस्टेंस। इसका आंसर हो गया डी, यानी कि ए और सी दोनों ही इसका आंसर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोनार का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? तो सोनार का फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड इसका तो एस ओ ले लिया, एन ए आर, तो नेविगेशन का एन ए ले लिया और रेंजिंग का ए आर ले लिया, एक वर्ड। तो इस प्रकार से सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि की चाल पानी में कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? ध्वनि की चाल पानी में होती है बच्चों 500 मीटर पर सेकेंड के। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम
दूरी कितनी होनी चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। तो प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए बच्चों 7.2 मीटर। 7.2 मीटर सामने कोई बैरियर होगा तभी हमें प्रतिध्वनि या इको सुनाई देगा। तो बच्चों ये थे अपने फिजिक्स के इन 5 जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके पर चैप्टर 20 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से हमारे पास 100 MCQs हो जाते हैं और ये सभी MCQs आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।